हेलो फ्रेंड्स, पता नहीं वीडियो क्यों बंद हो गया था। ठीक है, तो मैं बात कर रही थी कि इंडियंस को अब इन्फीरियर समझा जाने लगा। ठीक है, वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना। मैं एक समरी भी लाई हूँ ताकि आप इस रिवोल्ट को रिकॉल कर सको, क्योंकि हमने काफ़ी डिबेट्स पढ़ी है तो शायद चीज़ें थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती हैं, तो इसलिए मैं समरी लेकर आई हूँ। ठीक है, तो ये हमारी बुक है शेखर बंदोपाध्याय फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन। वीडियो चाहे स्टॉप हो गई थी पर हम इसको वापस कंटिन्यू कर रहे हैं, और समरी के लिए प्लीज़ रुकना। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब रिवोल्ट शांत हो जाता है, इसके बाद इंडियंस को रेशियली इंफीरियर समझा जाने लगता है। ठीक है, इवन जो विक्टोरियन लिबरलिज्म थे, जो रिफॉर्म्स लाने की बात क्या करते थे, ये अब बैक सीट पकड़ लेते हैं। अब क्यों पकड़ लेते हैं? अब ये कहेंगे कि इंडियंस को रिफॉर्म नहीं किया जा सकता, ये लायक नहीं है, तो इस तरह की ये अब बातें करने लगेंगे। इसे थॉमस मेटकैफ जी कंजर्वेटिव ब्रांड ऑफ लिबरलिज्म कहते हैं। ठीक है, अब कंजर्वेटिव और अरिस्टोक्रेटिव की क्लास जो है इस नए मूड को ना काफ़ी सपोर्ट करती है। अब नया मूड क्या है कि वही जो विक्टोरियन लिबरलिज्म कह रहे हैं कि अब रिफॉर्म लाने की ज़रूरत नहीं है, इसको सपोर्ट, नए मूड को सपोर्ट कर रहे हैं कंजर्वेटिव और एरिस्टोक्रेटिक क्लास। एरिस्टोक्रेटिक क्लास काफ़ी रिच है और पावरफुल है, और कंजर्वेटिव क्लास वो है जो चेंजेस पसंद नहीं करती है। इन्हें चेंजेस पसंद नहीं है तो फिर इसे रिफॉर्म्स को भी पसंद नहीं करते हैं। अब ये कहते हैं कि इंडियन सोसाइटी के ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर को छेड़ो मत, इसमें छेड़छाड़ मत करो, जैसे चल रहा है उनके कस्टम्स ट्रेडिशंस को चलने दो। ठीक है, तो अब ये चेंजेस को सपोर्ट नहीं करेंगे। अब ये जो कंजर्वेटिव्स है ये इतना फैलते जा रहे थे, तो हमें देखने को मिलता है कि जो कंजर्वेटिव्स इतना फैलते जा रहे हैं तो ये ऑटोक्रेसी को काफ़ी सपोर्ट करने लगते हैं, ये चीज़ें ऑटोक्रेटिक हो जाती हैं। अब ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है कि जो एक सिंगल पर्सन है उसके पास अनलिमिटेड पावर आ जाए, वो काफ़ी पावरफुल बन जाए। तो ये जो कंजर्वेटिव्स हैं ये ऑटोक्रेसी को काफ़ी में बदलने लगे, चीज़ों को ऑटोक्रेटिक करने लगे। अब 1857 के बाद का टाइम चल रहा है। इस वक्त तक हमारा जो एजुकेटेड क्लास है वो काफ़ी इंटेलिजेंट हो चुका था, काफ़ी पढ़ चुका था, उससे भरा हुआ था कि इतने सारे एस्पिरेशंस थे कि यहाँ पे रिफॉर्म लाना है, इंडिया को बदलना है। इतने सारे एस्पिरेशंस भरकर वो बैठा हुआ है, उसको अब रिफॉर्म्स चाहिए। ठीक है, अब जब उसके ये सपने पूरे नहीं होंगे तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, और जब ये मिडिल क्लास हम देखते हैं बवाल करेगा, तो इतना तगड़ा बवाल करेगा कि ये मॉडर्न नेशनलिज्म की शुरुआत कर देगा, जिसे हम आज का अपना मॉडर्न नेशनलिज्म जिस तरह से लेते हैं, तो इसकी शुरुआत यहीं से शुरू होगी। ठीक है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, पर अभी हम समरी करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या क्या हमने जो पढ़ा तो एक बार रिकॉल करते हैं। तो ये रिवोल्ट था जो फर्स्ट एक्सप्रेशन था, जो कि ऑर्गेनाइज था। ठीक है, तो ऐसा रेजिस्टेंस था जो सबने मिलकर ऑर्गेनाइज किया था इस कंपनी के खिलाफ। तो ये पहले सिपोई मुटने की तरह शुरुआत हुआ था, जिसमें लोग जुड़ते रहे और ये रिवोल्ट बढ़ता गया। कई लोग इसे सिपोई मुटनी बात मानते हैं, राइट। कई लोग इसे द इंडियन म्यूटिनी कहते हैं, कई लोग इसे ग्रेट रिबेलियन कहते हैं, कई लोग इसको द रिवोल्ट ऑफ 1857 कहते हैं। कई हिस्टोरियंस का मानना है ये द इंडियन इंसरेक्शन है। ठीक है, और हमारे वी डी सावरकर जी, विनायक दामोदर सावरकर जी, से वॉर, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। अब कोचेस क्या थे? ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लेके आया गया था डलहौजी साहब के द्वारा, जिसके तहत जो दत्तक पुत्र हैं, गोद लिए पुत्र हैं इन राजाओं के, उनको राजा नहीं बनाया जा सकता, और जब इनका कोई ऐसा लीगल उत्तराधिकारी नहीं होगा तो इनकी
जो स्टेट है उसको ब्रिटिशर्स कब्जा कर लेते थे। तो इस वजह से बहुत सारे स्टेट्स पर को अनेक्स कर लिया गया, और जिसकी वजह से ये एनेक्स जो स्टेट थे ना, उन्होंने बवाल किया। तो कौन कौन से स्टेट्स थे? तो जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, सतारा, नागपुर, झांसी, और बाद में हम देखते हैं अवध। अवध से तो हमारे सिपोइस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, राइट। फिर सोशल एंड रिलीजियस कोजेस, जिसमें हमने पढ़ा था कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जिस तरह से बढ़ रहा था, तो इनको डर बैठ गया था कि इन्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से ये रिवोल्ट हुआ। इसके अलावा हम देखें तो अब सती प्रथा को बंद कर दिया गया था, फीमेल इन्फेंटिसाइड को बंद कर दिया गया था, तो जिसकी वजह से इनमें डर बैठने लगा कि ये हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर कर रहे हैं। और वेस्टर्न मेथड ऑफ एजुकेशन को काफ़ी फेवर किया जा रहा था, तो जिसे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पसंद नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से ये सब के सब मिलके सोशल एंड रिलीजियस कोजेस की वजह से बवाल कर रहे थे। इकोनॉमिक कोजेस में क्या था? तो इकोनॉमिक कोजेस में हमने ये पढ़ा कि बहुत सारा भर भर के टैक्स लगाया गया, खून चूसा गया इनका, ठीक है, टैक्स के माध्यम से। और रिवेन्यू कलेक्शन के लिए बहुत मारपीट करके टैक्स वसूला करते थे, जिसकी वजह से ये बड़ा गुस्सा हुआ करते थे। और जो इन्होंने सिपोइस की अपने सिपाही भर्ती कर रखे थे, सिपोइस को जी भर्ती कर रखी थी, ये सारे के सारे पीजेंट्स ही थे। जब इनकी फैमिली वगैरह परेशान होगी तो ये भी परेशान होंगे, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि किस तरह से ये जो सिपोइस हैं म्यूटनी करते हैं और पीजेंट्स के साथ मिलकर लड़ाई करते हैं। इसके अलावा हम देखिए तो इकोनॉमिक कॉजेज़ में तो ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्स गुड्स, टेक्सटाइल वगैरह, इंडस्ट्रीज़ वगैरह यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी, जिसकी वजह से आर्टिसंस बवाल कर रही थी, राइट। हमने बात की थी पहले भी कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री यहाँ की किस तरह से ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से ये लोग भी रिवोल्ट में शामिल हो जाते हैं। मिलिट्री कॉलेजेस में हम सीधा सीधा सिपोही मुटनी को देख सकते हैं कि किस तरह से ये अलग अलग एरिया में म्यूटनी कर रहे थे। वही इसको हम सीधा सीधा सोशल रिलीजियस कोजेस से भी जोड़ सकते हैं ये लोग को। वैसे इसके अलावा बात करें तो हमने ये भी बात की थी कि इनकी किस तरह से सर्विसेज में इनकी छेड़छाड़ की जा रही थी, पेमेंट सैलरी कम कर दी थी, एक्स्ट्रा अलाउंस थे वो बंद कर दिए थे, ठीक है। इन्हें इनके लिए कंपलसरी कर दिया गया कि इन्हें फ़ॉरेन सर्विस देनी पड़ेगी, फ़ॉरेन में जाके सर्विस देनी पड़ेगी, जो इनके कास्ट के अगेंस्ट में था। उसके अलावा इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। यूरोपियन सिपाही है, सेम रैंक का है, तो उसको प्रमोशन पहले देते थे, इनको नहीं देते थे, जिसकी वजह से ये परेशान थे और ये बहुत लंबे लंबे टाइम तक अपने घरों से दूर रहते थे, तो फ्रस्ट्रेटेड भी हो चुके थे, ठीक है। तो फाइनली हम देखते हैं लॉर्ड कैनिंग जी इस रिवोल्ट को सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। बाकी आप चीज़ें स्क्रीन पर देख सकते हो, कुछ नोट्स बनाना चाहो बना सकते हो, क्योंकि इसमें मैं थोड़ा एक्स्ट्रा भी लेकर आई हूँ। एक्चुअली मैंने ऑनलाइन उठाया गूगल पे से, तो मैंने सीधा सीधा यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है, ठीक है। अब तो आप सीधा सीधा पढ़ भी सकते हो। इसके अलावा इमीडिएट कोर्स में हमने बात की थी कि इस तरह से ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस का यूज़ करके ग्रीस, मतलब हमने बात की थी न्यू एनफील्ड राइफल्स की, जिसको ग्रीस करने के लिए काव और पिग के फैट का यूज़ किया जाता था, मतलब उस पाउडर के साथ मिक्स करके उसको कार्ट्रिजेस को मिक्स किया जाता था ताकि वो न्यू एनफील्ड राइफल्स में लगा दी जाए, ठीक है। तो काव और पिग्स दोनों ऐसे एनिमल है जो कि कास्ट से जुड़े हुए हैं, तो जिसकी वजह से ये सिपोइस काफ़ी गुस्सा हो गए और उन्हें डर बैठने लग गया कि इन्हें क्रिश्चियनिटी में कहीं कन्वर्ट ना कर दिया जाए, या फिर ये कुछ ऐसा कुछ, मतलब ये ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं कि इनसे इनका धर्म छीना जाए। तो इस वजह से ये काफ़ी नाराज़ थे। लॉर्ड कैनिंग ने शांत करने की कोशिश भी की, पर ये लोग शांत नहीं हुए। मार्च 1857 में हम देखते हैं कि मंगल पांडे
जो बैरकपुर में थे उन्होंने सीधा सीधा इसे यूज़ करने से मना कर दिया और इवन अपने एक सीनियर ऑफिसर को गोली भी मार दी। तो ये था इमीडिएट यूज़। और बाद आगे हम देखते हैं कि मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दे दी जाती है। उनके साथियों को भी या तो निकाल दिया जाता है या तो फांसी दी जाती है। और 9 मई को हम देखते हैं कि मेरठ में बवाल शुरू हो जाता है, जिसे हम सीधा सीधा कहते हैं कि ये यहीं से चीज़ें शुरू हुई थी कि अपने साथियों को छुड़वा लेते हैं वहाँ से, जेल से। जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं उनको मार देते हैं और दिल्ली की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। और दिल्ली आके 10 मई को दिल्ली आते हैं और यहाँ के जब बहादुर शाह अपना शांति से बैठे हुए थे उनको अपना राजा घोषित कर देते हैं। अब सेंटर्स की बात करें तो लखनऊ में बेगम हज़रत महल जी लीड कर रही थी, कानपुर में नाना साहेब लीडरशिप कर रहे थे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर में तात्या टोपे, मतलब रानी लक्ष्मीबाई जी वहाँ पर भाग के गई थी और वहाँ पे उन्हें तात्या टोपे का साथ मिला, ठीक है। और बिहार में कुंवर सिंह जी, ठीक है, इसकी लीडरशिप कर रहे थे। और सप्रेशन देखें तो 1 साल से ये ज़्यादा चला और इतना ज़बरदस्त था कि अंग्रेज़ों को भी बहुत मुश्किल हो गई थी इसको शांत करने में, ठीक है। तो इस टेबल में आप देख सकते हो कौन कहाँ से लीडरशिप कर रहा था और उनको हराने वाले कौन कौन से ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे। तो ये भी कई बार वनडे एग्जामिनेशन में आ जाता है, आप सीधा सीधा पढ़ लो या तो मैं पढ़ देती हूँ। दिल्ली में बहादुर शाह 2 लीडरशिप ले रहे थे और इनको हराने वाले थे जॉन निकोलसन। लखनऊ बेगम हज़रत महल जी थी और इनको सप्रेस किया हेनरी लॉरेंस ने। कानपुर में नाना साहेब थे, इनको कहा था सर कोलिन कॉम्बेल। झांसी एंड ग्वालियर, यहाँ पर थे लक्ष्मीबाई एंड तात्या टोपे जी, इनको जनरल हग रोज ने सप्रेस किया। बरेली में खान बहादुर खान जी थे, इनको सप्रेस किया सर कोलिन कैम्पबेल ने। इलाहाबाद एंड बनारस में मौलवी लियाकत अली, इनको भी कल्लर ओंसेल ने सप्रेस किया। बिहार में कुंवर सिंह थे, इनको विलियम टेलर जी ने सप्रेस कर दिया, ठीक है। अब ये फेल क्यों हुआ? तो ये बहुत लोकलाइज्ड वे में हुआ, लिमिटेड एरिया में ये चल रहा था। कई एरियाज पार्टी नहीं ले रहे थे, ठीक है। तो इस वजह से बस लोकलाइज्ड लिमिटेड एरिया में था, जिसकी वजह से ये फेल हो गया। लीडरशिप इतनी इफेक्टिव नहीं थी, लिमिटेड रिसोर्स थे, पैसा वैसा इनके पास कुछ ज़्यादा था नहीं, और मिडिल क्लास ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। जिनको फ़ायदा हो रहा था वो उन्होंने इसको इवन सपोर्ट किया, ठीक है, मतलब ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया, इन रिबेलियंस को, मतलब रेबल्स को, क्रांतिकारियों को सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। अब रिजल्ट क्या निकला? तो कंपनी रूल ख़त्म हो गया, इंडिया सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंदर चला गया, मतलब सॉवरेनिटी ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई। रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई गई और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज में क्या आया था? डॉक्टर अन्ना फ्लैप्स को अबोलिश कर दिया गया, इंडियन रूलर्स को रिकॉग्नाइज किया गया, उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया, उनके अडॉप्टेड सन को लीगल हेयर माना जाए उसको भी एक्सेप्ट किया गया, और मिलिट्री को रीऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। हमने ये जब आर्मी के बारे में पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से रेशियो बढ़ाया गया था कि ब्रिटिश ऑफिसर्स भी इंडियन सोल्जर्स की इस तरह का रेशियो माना जाएगा कि एक पर्टिकुलर रेशियो पर ब्रिटिश ऑफिसर्स होंगे उनको हैंडल करने के लिए, राइट। तो इस तरह से हम ये अपना 3rd चैप्टर ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो प्लीज़ शेयर भी कर देना। ओके, थैंक यू।